हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण की गणना समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो बने रहिए शुरू से अंत तक। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात होती है एक समान विद्युत क्षेत्र की। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं इनको। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, समान है, यूनिफॉर्मली है। यानी यह है ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहां पे इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, तो यहां पे इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं और यहां पे मान लेते हैं ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कैसे होता है, एक सिरे पर पॉजिटिव और एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज, यानी आवेश समान परिमाण में होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। यहां पे हम मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज है और यहां पे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो इस आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आपने पहले ही पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहां से आप सबसे पहले बल की गणना करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। और यहां से बल क्या प्राप्त होगा, वो होगा क्यू ई प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या प्राप्त होगा, क्यू ई। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो आवेश इस दिशा में होगा और वो क्या होगा आवेश, वो होगा क्यू ई। लेकिन माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा विद्यार्थियों, वो होगा माइनस का क्यू ई। ये हो गया आवेश। परंतु विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने के लिए यहां पे इनके बीच में क्या मानते हैं, सेंटर ओ। ये विद्युत द्विध्रुव का सेंटर है। ये डिस्टेंस क्या होगी, ए, ये भी डिस्टेंस ए और टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 2a डिस्टेंस होगी। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव किसके अंदर, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि इनको थीटा कोण पर रखा हुआ है, यानी ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण से रखा हुआ है। तो अब यहां पे इस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण की गणना करेंगे विद्यार्थियों। बहुत ही सिंपल। यहां पे बल की बात की जाए तो नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज बल लगाता है उतना ही नेगेटिव चार्ज बल लगा रहा है और वो भी विपरीत दिशा में, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। यानी यहां पे बल की बात की जाए तो टोटल बल क्या हो जाएगा, बल शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे F इजिकल टू क्या होगा, F पॉजिटिव और प्लस F नेगेटिव, यानी पॉजिटिव आवेश के कारण लगने वाला बल और नेगेटिव आवेश के कारण लगने वाला बल टोटल। तो हमें ये नेट जो बल प्राप्त होगा वो होगा पॉजिटिव तो है क्यू ई और यहां पे नेगेटिव क्या होगा, माइनस का क्यू ई। दोनों कैंसिल आउट होंगे तो टोटल लगने वाला बल तो क्या होगा, शून्य होगा विद्यार्थियों। ये यहां तक बात कंप्लीट हो गई बल तक। लेकिन हमें मुख्य रूप से बल आघूर्ण की गणना करनी है प्यारे विद्यार्थियों। और बल आघूर्ण आप 11th में अच्छे से पढ़ गए हो। बल आघूर्ण मतलब क्या होता है, यानी इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो इनको एक बल आरोपित होगा इसके ऊपर भी, और वो क्या करेगा, इस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश संरेखित करने का प्रयास करेगा। यानी जैसे मान लेते हैं ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो ये इनको घुमा देगा और विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश आ जाएगा। तो यहां पे समझते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को समझने से पहले यहां पे दोनों बलों के मध्य लंब दूरी फाइंड करेंगे, यानी वो ज्ञात करनी पड़ेगी हमें। और वो क्या होगी देखते हैं। यहां से ये बल इस दिशा में लग रहा है, ये बल इस दिशा में लग रहा है, यानी दोनों बलों के मध्य की लंब दूरी है ये वाली। और यहां पे बिंदु क्या मान लेते हैं विद्यार्थियों,
सी बिंदु मान लेते हैं। तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी बिंदु, और यहां पे एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। ये होगी दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। अब यहां से स्टार्ट करते हैं बल आघूर्ण की गणना। और बल आघूर्ण की गणना के लिए इसमें सबसे पहले आपको ये लंबवत दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। और लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखो, और यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे थीटा है। इसका मतलब ये क्या बन गया, बी ए सी क्या बन गया, आधार बन गया। 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो यहां पे आप कर्ण दिया है और लंब हमें फाइंड करना है। इसका मतलब कौन सा रेशियो लगेगा, त्रिकोणमिति का साइन वाला रेशियो लगेगा। और यहां से क्या लिखोगे, त्रिभुज एसीबी में, त्रिभुज एसीबी में, और वो साइन का रेशियो लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब यहां पे क्या है, बीसी है, और कर्ण क्या है, कर्ण यहां से आप देखो ए और बी तक, और ए बी दूरी डिस्टेंस क्या है, टोटल ए और ए टोटल क्या बन गई, 2a बन गई विद्यार्थियों। जब यहां पे ये 2a अपॉन में है तो यहां पे गुणे में आएगा, तो हमें बीसी की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, वो प्राप्त होगी 2a साइन थीटा। क्या प्राप्त होगी विद्यार्थियों, 2a साइन थीटा। और इसको आप इक्वेशन क्या दे सकते हैं, फर्स्ट, यानी हमें क्या प्राप्त हो गया, लंब यहां पे प्राप्त हो गया हमें। अब यहां से बल आघूर्ण क्या होता है उसकी परिभाषा भी आप क्या लिख सकते हैं, कि जब एक समान, ये बल आघूर्ण किसके लिए है, विद्युत द्विध्रुव के लिए है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उनके दोनों सिरों पर बल कार्य करता है, और वो बल क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेगा। संरेखित का मतलब क्या है, इनकी दिशा में ही क्या करेगा, इसको घुमा देगा। ये हो गया बल आघूर्ण। अब यहां से हम बल आघूर्ण की गणना करेंगे, और बल आघूर्ण की गणना कैसे होगी, देखो, बल आघूर्ण की गणना के लिए आपने बल आघूर्ण का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। बल आघूर्ण होता है टॉ इजिकल टू क्या होगा, बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। और क्रिया रेखा क्या होता है आप अच्छे से समझ चुके हैं यहां पे। और वो क्रिया रेखा क्या है विद्यार्थियों, वो क्रिया रेखा है, ये इस दिशा में बल कार्य करता है, ये इस दिशा में बल कार्य करता है। ये हो गई क्रिया रेखाएं दोनों बलों की, ये दोनों विपरीत दिशा में, और उन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी होगी, और वही क्या होगी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो ये लंबवत दूरी होगी बीसी होगी। अब यहां से आपने बल की भी गणना की, और बल यहां पे कौन सा लोगे, परिमाण वाला बल लोगे, यानी टॉ इजिकल टू क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा F इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी हो जाएगी BC। अब यहां पे आप मान रख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और यहां पे टॉ बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बल क्या है, बल है QE, क्या है विद्यार्थियों, QE, और गुणा में BC डिस्टेंस क्या प्राप्त हुई, और वो BC डिस्टेंस प्राप्त हुई 2a साइन थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2a साइन थीटा लिखेंगे। और यहां से हमें विद्युत द्विध्रुव की बात हो रही है, इसका मतलब P का पद यहां पे विद्यमान होगा। P का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात जरूर होगी। और वो क्या होता है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वो होता है P बराबर 2AQ। क्या होता है विद्यार्थियों, 2AQ। 2AQ का मतलब दोनों आवेशों के मध्य की दूरी,
और एक आवेश के परिमाण का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये रहा 2a और ये रहा q। इसका मतलब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो वो हो जाएगा 2aq और यहां पे क्या है e और साइन थीटा है। अब यहां से 2aq को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, यानी टॉ बराबर क्या प्राप्त होगा, pe साइन थीटा प्राप्त होगा। और यही क्या है, यही बल आघूर्ण है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, यही बल आघूर्ण है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन आपको हर एक लाइन को और कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां से कि टॉ बराबर पी साइन थीटा तो प्राप्त हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, यानी सदिश रूप। सदिश रूप क्या होगा कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है, यानी ये भी क्या हो गया, वेक्टर। और यहाँ पे आपको साइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी सदिश गुणनफल, यानी इन दोनों के मध्य क्रॉस आएगा और ये क्या होगा, ई वेक्टर। ये क्या हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया सदिश फॉर्म। अब साइन को हटाओगे तो क्रॉस लगा सकते हैं और क्रॉस हटाओगे तो साइन लगा सकते हैं, और डॉट में होगा तो वो क्या होगा, वो डॉट गुणनफल यानी अदिश गुणनफल होगा। और वहां पे अदिश गुणनफल दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है ना, अदिश प्राप्त होता है, लेकिन दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, एक सदिश राशि ही प्राप्त होगी। यानी यहाँ पे जो बल आघूर्ण का मान प्राप्त हुआ, यह बल आघूर्ण कौन सी राशि है विद्यार्थियों, यह है सदिश राशि। अब यहां से आप क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम बल आघूर्ण कब होगा, मिनिमम कब होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल और केवल इस एंगल पर निर्भर करता है। और ये एंगल कौन सा है, आप यहां से फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, ये एंगल है P और E के मध्य का एंगल, यानी विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या है और उनके साथ में विद्युत द्विध्रुव को कितने कोण पर रखा हुआ है। तो यहां पे इनका स्पेशल केस करते हैं और अलग समझते हैं कि मैक्सिमम जो बल आघूर्ण है वो कब होगा, मिनिमम कब होगा, बहुत अच्छे से समझते हैं इनको। सबसे पहले यहां पे हम यही समझ लेते हैं कि यहां पे अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, यानी हमें जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ वो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा प्राप्त हुआ, यह हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ। और यहां से अलग अलग स्थितियां करेंगे, तो फर्स्ट स्थिति क्या होती है विद्यार्थियों, फर्स्ट स्थिति को समझते हैं। फर्स्ट स्थिति क्या है कि जब विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो क्या होगा, लंबवत का मतलब यह हो गया कि इस दिशा में तो क्या है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और यहां पे इनके लंबवत क्या रखा जाए, ए बी, यानी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। और ये कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बहुत सिंपल रख लीजिए इसमें, तो टॉ इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, पी ई साइन और थीटा की जगह 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान मैक्सिमम होगा 1। क्या होगा विद्यार्थियों, 1 होगा। तो हमें टॉ प्राप्त होगा, वो होगा पीई प्राप्त होगा। और ये बल क्या होगा, बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा, अधिकतम बल आघूर्ण होगा। अधिकतम कब होगा, विद्युत बल रेखाओं की दिशा इस दिशा में है, और आप ऐसे 90 डिग्री पर क्या रख रहे हो, विद्युत द्विध्रुव को रख रहे हो। तो ये वाला दोनों सिरों पर बल मैक्सिमम कार्य करेगा और इसको घुमाने का प्रयास करने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो ये होगा मैक्सिमम बल आघूर्ण। मिनिमम कब होता है उनको भी समझते हैं। तो यहां पे स्थिति सेकंड को समझते हैं क्या होता है। स्थिति सेकंड में
यहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र के समांतर विद्युत द्विध्रुव रोका जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। यानी आप डायग्राम से समझेंगे कि ये क्या होता है। यानी ये इस दिशा में तो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इसी दिशा में आप क्या रख रहे हो, यहाँ पे इसी दिशा में आप रख रहे हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इन दोनों के मध्य जो एंगल होगा वो एक ही दिशा में है, तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, जीरो। क्या बनेगा, जीरो। यानी विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में और इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव भी इसी दिशा में रखा है, कोई कोण नहीं बनेगा, और कोई कोण नहीं बनेगा तो जीरो बनेगा। और जीरो की स्थिति में क्या होगा, वो होगा पीई साइन जीरो, और टॉ बराबर पीई साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, टोटल बल आगुण होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। और ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा विद्यार्थियों। क्या होगा, मिनिमम बल आगुण होगा। यानी जब समांतर रखोगे तो जीरो हो जाएगा। जब आप 180 डिग्री पर भी रख सकते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा जाए तो क्या होगा, यानी 180 डिग्री पर आप थर्ड स्थिति भी यहां पे लिख सकते हैं, उनको भी लिख लेते हैं यहां पे। और थर्ड स्थिति क्या होगी विद्यार्थियों, थर्ड स्थिति होगी जब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कोई भी विद्युत द्विध्रुव रोका जाए, यानी एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब टॉ बराबर पीई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है विद्यार्थियों, वो भी जीरो होता है। यानी ये भी क्या बन जाएगा, जीरो, और ये भी क्या होगा, मिनिमम। यानी 180 साइन 180 की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, उसको या आप क्वाड्रेंट के अनुसार तोड़ सकते हैं। यानी साइन 180 डिग्री है तो इसको आप 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री भी लिख सकते हैं। 180 में नो चेंज, आपने क्वाड्रेंट अच्छे से यानी चतुर्थांश को अच्छे से पढ़ा होगा 11th में। यानी 180 में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, यानी ये क्या बन गया, साइन 0 डिग्री। यानी इसका फॉर्मूला होता है साइन 180 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। लेकिन चतुर्थांश कौन सा बनेगा, ये चतुर्थांश बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो आप आगे माइनस लगा सकते हैं, लेकिन साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी यहां से आप क्या कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू 180 की क्या आएगी, जीरो। और डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, क्या याद रखोगे कि साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। साइन एन पाई की वैल्यू जीरो, एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश करते इनफिनिट तक। यानी ये पूर्ण संख्या होगी, जब पूर्ण संख्या होगी तो उस कंडीशन में 1 पाई 2 पाई 3 पाई डॉट डॉट एन पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो थर्ड स्थिति क्या बनी हमें, और क्या प्राप्त हुई कि विपरीत दिशा में रखोगे तो भी क्या होगा, जीरो। यानी विद्युत बल ऐसे है और इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रखा हुआ है विपरीत दिशा में। और आपको पता ही है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। वो भी आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखना अच्छे से। यह हमारा टॉपिक जो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण की गणना कंप्लीट होता है। अब हम इसी सेम टाइप का एक और टॉपिक है, और वो क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कितना कार्य करता है, यानी किए गए कार्य की गणना। क्योंकि ये बल आघूर्ण होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कार्य करेगा, और कार्य कितना करेगा उसकी गणना हम करेंगे, और उनको समझते हैं बहुत ही अच्छे से। यानी हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है विद्यार्थियों, टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव द्वारा
किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य की गणना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कितना कार्य करेगा उस कार्य की गणना करेंगे। यानी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करेगा, उसकी गणना अभी की। और अब हम क्या समझेंगे कि कितना बल आघूर्ण है तो उसके कारण कितना कार्य करना पड़ेगा, और उस वो कार्य की गणना अब हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या बनाओगे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे, यानी यूनिवर्सली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उसका निर्माण करते हैं सबसे पहले। तो ये हो गई एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी ई वेक्टर है। क्या है विद्यार्थियों, ई वेक्टर। आप फिजिक्स में ये ध्यान रखना, जब आप जो डायग्राम अच्छे से बना लोगे ना, तो सबसे पहले आधा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले हमारा काम है एक अच्छे से डायग्राम को बनाए और नामांकित चित्र सहित, यानी उसमें नामांकित भी करना है। यह हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। यहां पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज ए बिंदु पर है, यहां पे है पॉजिटिव चार्ज जो मान लेते हैं बी बिंदु पर है, और ये हो गया इसका सेंटर ओ, ये हो गया ए, ये हो गया ए। किसका निर्माण हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो गया। अब हम आप यहाँ पे मान लेते हैं कि सबसे पहले ये वाला है ना, कितने कोण पर रखा हुआ है, और यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं कि मान लेते हैं ये कोण है θ1 पर रखा हुआ है, सबसे पहले θ1 पर रखा हुआ है। अब यहां से इनको थोड़ा घुमाएंगे तो अल्प घुमाने में कार्य करोगे, वो भी क्या करोगे विद्यार्थियों, अल्प ही करोगे। तो यहां से आप और क्या लिख सकते हैं कि इनको घुमाने के लिए सबसे पहले कि θ1 कोण बना रहा है, और इसको थोड़ा घुमाएंगे तो मान लेते हैं इतना घुमाया ये, तो ये कोण होगा ना वो क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। पहले θ1 था, फिर क्या हो गया θ2। तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है हमें, यानी इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, बहुत सिंपल सा। सबसे पहले ऐसे रखवाएं, θ1 कोण पर रखा हुआ है, तो इसको अल्प विस्थापित करने में मान लेते पहले θ1 पर है, अब घुमाया तो क्या कोण बन गया, θ2 कोण बन गया। तो इसको अल्प घुमाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे, और वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला होता है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आएगा कि कार्य होता है बल और विस्थापन का गुणनफल। किसका, बल और विस्थापन का गुणनफल। यहाँ पे कोई बल नहीं है, नेट बल तो जीरो कार्य करता है, अभी पढ़ा आपने, लेकिन यहाँ पे बल नहीं होगा, यहाँ पे होगा बल आघूर्ण, क्योंकि जब कोई द्विध्रुव घूमेगा तो वो बल आघूर्ण होगा, बल नहीं होगा। और विस्थापन होगा तो ये रेखीय विस्थापन होता है, लेकिन यहां पे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे W का फॉर्मूला है वो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन का कार्य करेगा, फॉर्मूला ध्यान रखना। चलो इनको भी समझते हैं। और सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि इसमें बल आघूर्ण की गणना हुई ना, उसको लिखेंगे। यानी बल आघूर्ण, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण है वो क्या है, वो होता है टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या होता है विद्यार्थियों, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। ये लिख लिया और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो, फर्स्ट। ये हो गया हमारा बल आघूर्ण। यहां पे हम क्या लिखते हैं कि अल्प घुमाने में क्या गया कार्य क्या होगा, अल्प होगा।
फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टोटल कितना कार्य हो रहा है वो ज्ञात होगा। तो यहां पे लिखते हैं कि θ1 से θ2 तक अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, θ1 से θ2 तक अल्प विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा विद्यार्थियों, अल्फ होगा। क्या होगा, अल्फ होगा। और वो अल्प कौन सा होगा, अर्थात dw बराबर टो बल आघूर्ण और n2 में क्या होगा, d थीटा होगा, यानी बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। इनको इक्वेशन क्या दे देते हैं, सेकंड। अब समीकरण 1 से टो का मान किस में रखोगे, 2 में, बहुत सिंपल। यानी क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 से टो का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से टो का मान समीकरण 2 में रखने पर, और रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, dw बराबर PE साइन थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा, d थीटा, ये प्राप्त हो गया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, संपूर्ण कार्य क्या होगा, टोटल। और संपूर्ण कार्य के लिए क्या लिखेंगे, समाकलन ऑफ dw इक्वल टू क्या होगा, θ1 से θ2 तक, कितना घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 तक, और यहां पे क्या जाएगा, PE साइन थीटा d थीटा। यानी इस समीकरण का क्या करोगे, समाकलन करोगे। अब यहां से समाकलन करेंगे तो dw का क्या होता है, समझते हैं इनको। dw का होगा वो विद्यार्थियों प्राप्त होगा w, और यहां से कांस्टेंट राशि उसको बाहर लिखोगे, यानी PE को लिखोगे बाहर, तो हमें यहां पे क्या प्राप्त होगा, θ1 से θ2, और ये बनेगा साइन थीटा और d थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। ये अवकलन का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यानी कॉस में अवकलन करोगे कॉस का तो माइनस साइन प्राप्त होगा, तो यहां पे साइन का करोगे तो माइनस कॉस प्राप्त होगा। यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, PE बाहर लिखा, और इनका बनेगा साइन थीटा का बनेगा माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे लिमिट है, वो लिमिट है θ1 से θ2 तक। बहुत सिंपल, केवल साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन हुआ, और वो क्या प्राप्त हुआ, कॉस थीटा प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों यहाँ पे आप माइनस है तो आपके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है कि आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ये लो लिमिट, ये अपर लिमिट, यानी ये निम्नतम सीमा या उच्चतम सीमा। माइनस है तो उसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और न कैंसिल आउट करो तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए क्या प्रोसेस करेंगे कि माइनस हटाया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिमिट को आप चेंज कर लो θ2 से θ1। पहले क्या थी, θ1 से θ2, और माइनस को जैसे हटाओगे तो आप लिमिट को चेंज कर सकते हैं, लो लिमिट अपर लिमिट की जगह, और अपर लिमिट लो लिमिट की जगह आ जाएगी। तो यहां से माइनस का तो क्या हो गया, जंजाल एकदम कंप्लीट हो गया। और अब यहां पे टो बराबर PE, और जहां पे थीटा है वहां पे θ1 रखोगे। सबसे पहले कौन सी लिमिट रखोगे, सबसे पहले रखोगे वो लिमिट होगी अपर लिमिट, फिर माइनस क्या होगी, लोअर लिमिट। यानी सबसे पहले यहाँ पे PE हो गया, फिर यहाँ पे कॉस थीटा की जगह θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और वो किया गया टोटल कार्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थियों, किया गया टोटल कार्य।
लेकिन यहाँ पे अलग अलग और भी स्थितियां बनती हैं, और क्या बनती हैं उनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले कि θ1 है ना, θ1 वो कितने पर है, 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपने पहले यहाँ पे समझा होगा कि यदि इनको ये θ1 कोण तो ये वाला है एंगल, लेकिन यदि ये इनके समांतर रखा हुआ है, यानी विद्युत द्विध्रुव के समांतर रखा हुआ है, तो एंगल क्या बनेगा विद्यार्थियों, 0 डिग्री बनेगा। और वही स्थिति यहां पे ले रहे हैं कि यदि θ1 0 डिग्री पर है, यानी 0 डिग्री से आप कितने कोण तक घुमाओगे, और यहां पे मान लेते हैं कि θ2 आप इस अनुसार कितने डिग्री भी घुमा सकते हैं। तो क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तो क्या फॉर्मूला बनता है, लास्ट फॉर्मूला ये है, लेकिन इसको और भी आगे संशोधित कर सकते हैं। और वो क्या लिखोगे, कार्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई, और कॉस θ1 की जगह क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यानी W बराबर पीई, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा विद्यार्थियों। और यही हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ, और वो किसका है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य। और हम ये स्थिति कौन सी मान रहे हैं, ये मानक स्थिति मान रहे हैं कि सबसे पहले ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर ही रखा हुआ था, और फिर इसको घुमाया, अल्प घुमाया, तो किया गया कार्य अल्प प्राप्त हुआ। जब टोटल आपको कार्य ज्ञात करना है तो उसका समाकलन करते ही हमें क्या प्राप्त हो गया, टोटल कार्य प्राप्त हो गया। यहां से बहुत सारी स्थितियां और बनती हैं, उनको आप क्या यहाँ पे क्या समीकरण दे सकते हैं, इनको और भी देख सकते हैं कि पहले कितनी समीकरण हो गए, टोटल 2। तो यहां से आप इनको और थर्ड इक्वेशन भी दे सकते हैं, यानी ये थर्ड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन से और आगे क्या कंडीशन बन सकती हैं, क्योंकि ये तो θ1 और θ2 पर ही निर्भर करता है कि कितने कोण पर रखा है, कितना घुमाया है, और कितना कार्य किया। तो यहां से और स्थितियों को समझते हैं। सबसे पहले हम स्थितियां करेंगे, और फर्स्ट स्थिति को समझेंगे डिटेल में कि क्या होता है। फर्स्ट स्थिति क्या है कि यदि विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रखा हुआ है, यानी 90 डिग्री पर है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्थिति क्या है, θ1 है वो है 90 डिग्री। फर्स्ट स्थिति है कि ऐसे ही रखा हुआ है पहले से ही, और उसको कितना घुमाया, यानी θ2 आप कितना ले सकते हैं, यानी 0 डिग्री ले सकते हैं, 0 डिग्री। यानी आप क्या कह सकते हैं कि पहले ऐसे था, और 0 डिग्री तक करने में कितना कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य क्या होगा, ये जब वैल्यू आप रखोगे किसमें, और कार्य का फॉर्मूला क्या प्राप्त हुआ, टोटल, वो है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये W बराबर क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, पीई, और कॉस θ1 की जगह 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, तो इक्वल टू क्या होगा, पीई। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है विद्यार्थियों, 0, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो टोटल हमें प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ पीई और -1। 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और हमें W बराबर प्राप्त होगा माइनस का पीई। क्या प्राप्त होगा विद्यार्थियों, माइनस का पीई, माइनस पीई। इसका मतलब क्या हो गया कि इन ऊर्जा को आप क्या कहोगे पता है, इनको कहोगे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कोई पिंड है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अलग होगी, यानी उनके स्थिति में परिवर्तन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। लेकिन आप यहां पे बात की जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल की, यानी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की, तो क्या होगी, यानी आप क्या परिभाषा दोगे कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को
विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, यानी मानक स्थिति मानोगे उनको, जब लंबवत रखा जाए और उनको 90 डिग्री से 0 डिग्री तक विस्थापित किया जाए, तो किया गया कुल कार्य ही क्या है? वो हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी विद्यार्थियों? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इस कंडीशन में होगी, यानी 90 डिग्री से 0 डिग्री तक विस्थापित करोगे तो किया गया कार्य क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। एक बार पुनः परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के जब लंबवत रखा जाए तथा लंबवत से 0 डिग्री तक संरेखित किया जाए तो किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। यानी ऐसे रखा हुआ है तो उनको 0 डिग्री तक विस्थापित करने में कितना कुल कार्य करोगे, वही होगा स्थितिज ऊर्जा। यानी विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इनको यहां से और भी क्या लिख सकते हैं? देखो, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, लेकिन तो कार्य आपको पता है अदिश है, तो यहां पे आप और भी क्या लिख सकते हैं? W बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि ये इसका कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है विद्यार्थियों। कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है, वो होगा वर्क यहाँ पे, और स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। अब यहाँ पे और क्या कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है, यानी पहले इसमें ऊर्जा में कमी होती है। नेगेटिव चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? ऊर्जा में कमी को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये ऊर्जा मिनिमम है। और मैक्सिमम कब होगी? जब उनको 180 डिग्री तक विस्थापित करोगे। यानी आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक विस्थापित करोगे तो क्या प्राप्त होगा? उनको समझते हैं स्थिति सेकंड में। स्थिति सेकंड क्या होगी विद्यार्थियों? यानी θ1 तो क्या है? 90 डिग्री, यानी मानक स्थिति पर है। ये कौन सी स्थिति लिख सकते हैं? मानक, स्टैंडर्ड। और यहां से आप कितने डिग्री तक घुमाओगे? यानी 180 डिग्री तक। 180 डिग्री तक। तो यहां से कार्य क्या प्राप्त होगा? वो होगा PE cos θ1 यानी 90 डिग्री माइनस cos θ2 यानी 180 डिग्री। तो टॉ इजिकल टू क्या प्राप्त होगा? PE cos 90 की वैल्यू 0 होगी, माइनस cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? और -1। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं? ये वापस क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? ये प्लस बन जाएगा, यानी W बराबर क्या होगा? PE और गुणा में 1 हो जाएगा, तो W बराबर PE प्राप्त होगा। यानी ये मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा है। मैक्सिमम स्थितिज ऊर्जा ऐसे रखा हुआ है 90 डिग्री पर, उनको वापस 180 डिग्री तक घुमाना है, यानी इतना घुमाना पड़ेगा। 180 डिग्री तक घुमाना है। कितने से कितने तक? यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाओगे तो जो स्थितिज ऊर्जा है ना विद्यार्थियों, किसकी? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होगी? वो होगी मैक्सिमम। मिनिमम कब होगी? मिनिमम होगी 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, और 90 से 180 डिग्री तक यदि उसको रोटेट करोगे तो स्थितिज ऊर्जा में पुनः क्या होगी? वृद्धि होगी। यहां से भी यहाँ पे छोटा क्वेश्चन बन सकता है स्थितिज ऊर्जा के बारे में। यह हमारा टॉपिक था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य। टोटल कार्य क्या होता है?
बहुत अच्छा टॉपिक था। स्थितिज ऊर्जा को भी साथ में यहाँ पे समझ लिया, और मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, उनको भी अच्छे से समझा। अब इनके बाद में जो फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ पे हो रहा है आपका कंप्लीट, टोटल कंप्लीट हो रहा है। और अब हम कंटिन्यू सेकंड चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट चैप्टर के पूरे का पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरे जितने वीडियो हैं वहां पे कंप्लीट आपको लगातार देखना पड़ेगा, और फिर सेकंड चैप्टर पे आना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करोगे और हमारी जो की हुई मेहनतें वो सार्थक सिद्ध करोगे। थैंक यू।